जय भीम नवोदय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज हम लोग एक बहुत खूबसूरत दिन पर और एक खूबसूरत चर्चा के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज बीपी मंडल साहब का जन्मदिन है। 102वां जन्मदिन है बीपी मंडल साहब का। बीपी मंडल साहब का नाम दिल दिमाग में आते ही एक तस्वीर बनती है कि बीपी मंडल वही बीपी मंडल जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। आज उन्हीं बीपी मंडल साहब का जन्मदिन है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जिनके नेतृत्व में पिछड़ा आयोग, जिसको हम पहले कहते थे, उसके बाद में पिछड़ों के जो रिजर्वेशन की पूरी कवायद शुरू हुई वो बीपी मंडल जी के नेतृत्व में हुई और उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके आधार पर ही बाद में देश के 52% आबादी को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये तो मैंने आपको बीपी मंडल साहब के जन्मदिन पर एक स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात बताई। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को बीपी मंडल साहब के 102वें जन्मदिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं कि जिन बीपी मंडल जो हमारे एक पिछड़े समाज के नेता थे, पिछड़े वर्ग के नेता थे, जिन्होंने इस देश में बहुजन क्रांति में एक बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इससे पहले मैं और थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं ताकि आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि जिस मुद्दे पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को कैसे और कहां से और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जो कुछ लोग समाज में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ख़ास तौर से बैकवर्ड समाज के लोग जो हैं, जिनको हम बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहते हैं, उनमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अक्सर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गालियाँ बकते हैं, जो अक्सर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाने से कतराते हैं। और अक्सर वो लोग हैं पिछड़े समाज के जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। लेकिन एक चित्र गाए बगाए सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होता है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पिछड़े समाज की जो एक मीटिंग है, पिछड़े वर्ग का एक मंच का प्रोग्राम है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। वो पिक्चर आपको, वो फ़ोटो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। वो फ़ोटो आप समझ सकते हैं कि देश आज़ाद जब हुआ था उसके आसपास की पिक्चर है वो। और उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर पिछड़ा समाज यानी बैकवर्ड समाज अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बुलाता था तो आज ऐसी क्या खामियां, ऐसी क्या कमियां या ऐसा क्या हो गया है कि पिछड़ा समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना दुश्मन मान बैठा है। मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा और उसके बाद में बीपी मंडल और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मैं तीनों विषयों पर वारी वारी से बात करूँगा। लेकिन पहले मैं आज़ादी से शुरुआत करता हूँ आज इस वीडियो की। जब देश आज़ाद हुआ और भारतीय संविधान लिखा गया तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़े समाज को आरक्षण की व्यवस्था करने की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश की जो एक बहुसंख्यक आबादी है, जिसको हम बैकवर्ड समाज कहते हैं, उसकी जो आबादी लगभग 50% से ज़्यादा है, उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों बस, या ये कहूँ कि उस समय के ओबीसी नेताओं का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समर्थन न मिलने के कारण सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पिछड़ा समाज है उसको आरक्षण उस समय नहीं दिया गया और ये कह कर के बात को टाल दिया गया कि इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत लगी या ये ज़रूरत महसूस हुई कि देश के पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड को आरक्षण की ज़रूरत है तो आर्टिकल 340 के आधार पर इनको आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन उस समय एक पिछड़ा आयोग बना और पिछड़ा आयोग के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी जाने लगी। पिछड़ा आयोग जो है वो उसको बार बार ये कहता रहा उस समय की तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट से कि इस देश के अंदर ओबीसी समाज को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उस बात को मानने से इनकार करते रहे। पहली बार 1978 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, तो ये बात फिर ज़ोर शोर से उठनी शुरू हुई कि पिछड़े आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाए और इस देश के अंदर ओबीसी समाज को कम से कम उसकी आबादी के अनुसार या कुछ ना कुछ आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। ये बात जब जोर पकड़ने लगी तो उस समय जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने 20 दिसंबर 1978 को मंडल कमीशन का गठन किया। बीपी मंडल जी के नेतृत्व में, जो बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन किया गया और बीपी मंडल जी के नेतृत्व में ये बीपी मंडल जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसका रिसर्च कीजिए, इस पर खोज कीजिए क्या वाकई इस देश के अंदर
बैकवर्ड समाज को आरक्षण की ज़रूरत है, और है तो फिर कितने फीसद आरक्षण जो है वो बैकवर्ड समाज को दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुसार 50% से ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से ऑलरेडी 22.5% आरक्षण SC ST का था, तो ऐसे में कितने फीसद आरक्षण जो है वो बैकवर्ड समाज को मिल सकता है, ये बड़ी चुनौती थी। तो 22.5% आरक्षण को जो पहले से SC ST को मिल रहा था, उसके बाद में 27% की जो जगह बचती है उसको बैकवर्ड समाज को यानी कि OBC समाज को आरक्षण की बात की गई। और इस रिपोर्ट को BP मंडल साहब ने, जिसको मंडल कमीशन कहा गया, BP मंडल ने 12 दिसंबर 1980 को लगभग 2 वर्ष दिन रात की कठिन मेहनत के बाद में BP मंडल साहब ने ये रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी कि इस देश के पिछड़े समाज को आप 27% आरक्षण की व्यवस्था करें, क्योंकि इस देश के पिछड़े समाज की स्थिति ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को BP मंडल ने उस समय की सरकार को सौंपी, लेकिन सरकार जनता पार्टी की थी। मुरारजी देसाई जी और तमाम जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। सरकार गिर गई, सरकार चली गई, और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो फिर ठंडे बस्ते में चली गई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में जाने के बाद में फिर दोबारा जो है वो इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद में उनके पुत्र जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और फिर 89 में मुल्क में आम चुनाव होता है। ये बात समझने वाली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1980 में BP मंडल साहब जो हैं वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश को ले देते हैं, लेकिन 10 वर्ष तक उस रिपोर्ट पर कोई कानूनी कार्रवाई या उसको लागू करने के लिए कोई बात नहीं होती है, क्योंकि सरकार जो है वो कांग्रेस की थी। और आज़ाद भारत में आज़ाद होने से और 1990 तक यानी 89 के आम चुनाव तक कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की कभी भी ये मंशा नहीं थी कि पिछड़े समाज को यानी बैकवर्ड समाज को रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। अगर उनकी नीयत रही होती तो वो सही समय पर, चाहे तो जो हमारा पिछड़ा आयोग था उनकी सिफारिशों के आधार पर वो चाहते तो रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते थे, या मंडल कमीशन की जो 12 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी चाहती तो उस सिफारिश को लागू कर सकती थी, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी, इसलिए वो रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। उसके बाद में 89 में आम चुनाव हुआ, और 84 से एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताता चलूँ। 84 ये 80 का वो दशक था, ये 80 का वो दशक था जिसमें OBC और दलित समाज की राजनीति जो है वो करवट ले रही थी। इसमें इसमें काशीराम साहब राजनीति में प्रवेश कर चुके थे, इसमें रामविलास पासवान थे, इसमें लालू यादव थे, इसमें मुलायम सिंह यादव थे, इसमें शरद यादव थे, इसमें वो तमाम SC ST OBC के नेता थे, इसमें चौधरी अजीत सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे। वो तमाम लोग थे जो लोग SC ST OBC समाज से आते थे, और 1980 के दशक में वो लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं या तो जनता दल के बैनर तले, या उससे पहले वो जनता पार्टी में जो थे वो बाद में जनता दल जो बना, और जनता दल में ये सारे लोग मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और रामविलास पासवान, चौधरी अजीत सिंह, ये तमाम लोग BP सिंह के नेतृत्व में इन लोगों ने 89 का जो आम चुनाव हुआ उसमें एक पार्टी सिर्फ ऐसी थी जिसको आज हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, जो मान्यवर साहब काशीराम के नेतृत्व में पूरे देश में आम चुनाव लड़ रही थी, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी उसी के आसपास था। चुनाव हुआ, और चुनाव में जनता दल जो है वो जनता दल की सरकार बनी। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम के नेतृत्व में 3 सांसद और 13 MLA के साथ में चुन कर के आई। जब जो लोग बसपा के और मान्यवर साहब काशीराम के बारे में ये बात कहते थे कि आप 3 में ना 13 में, लेकिन जब 3 सांसद और 13 MLA जीत करके आए, तब काशीराम साहब ने कहा था कि हम 3 में भी हैं और हम 13 में भी हैं। उसके बाद में जब BP सिंह के नेतृत्व में दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार बनी और BP सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने फिर वही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रखा गया, और उनसे कहा गया कि आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर मैं कहूँ तो मान्यवर साहब काशीराम का, और ख़ास तौर से रामविलास पासवान का, लालू यादव का, ये तमाम जो SC ST OBC के नेता थे, इनका प्रेशर जो है वो काम आया, और BP सिंह ने दोनों सदनों में इस पर बहस कराने के बाद में जब इसको लागू करने की बात आई, तो 7 अगस्त 1990 को BP सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की सिफारिशें जो हैं वो लागू कर दी। देश में हाहाकार हुआ, यूनिवर्सिटियां बंद हुई,
और तो और कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, आग लगा ली पेट्रोल डाल करके। एक गोस्वामी था जो खुद बैकवर्ड समाज से आता था, उसने खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगाई। बाद में बताया गया, जब उससे पूछा गया कि तू तो खुद बैकवर्ड समाज से आता था, तो उसने कहा कि मुझसे कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम तेरे ऊपर पानी डालेंगे, लेकिन उन्होंने सचमुच में मेरे ऊपर पेट्रोल डाल दिया। तो इस प्रकार से हमारे ही लोगों को हमारे ही लड़ाई में हमारे सामने लाया गया। तो 7 अगस्त 1990 को जब बीपी सिंह की सरकार में 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था बैकवर्ड समाज के लिए की गई और वहाँ से मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस समय भी देश के अंदर 2 लड़ाई चल रही थी। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ, एक तरफ लड़ाई चल रही थी राम मंदिर की, अडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकाली जा रही थी और राम मंदिर की लड़ाई चली गई थी, क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा डाल दिया गया। तो उस समय ये जोर शोर से 2 लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसको कहते थे मंडल कमीशन की, मंडल और कमंडल की लड़ाई चली थी। एक तरफ वो 85% बहुजन समाज था जो मंडल को लागू कराना चाहता था, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए लड़ रहा था, और दूसरी तरफ कमंडल की लड़ाई चल रही थी। आखिरकार 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह के नेतृत्व में मंडल जीता और कमंडल हारा, और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई। ओबीसी समाज को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आज़ादी 7 अगस्त 1990 से लेकर के और आज तक 30 वर्ष मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किए हुए हो गए, तो क्या वास्तव में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला? नहीं मिला। ये विचारणीय प्रश्न है। आज जो हमारे पूर्व के नेताओं ने, चाहे मान्यवर साहब काशीराम रहे हों, चाहे रामलाल, जो उस समय मंडल की लड़ाई को लेकर के चल रहे थे, उस समय उन्होंने कमंडल को हरा दिया था। आज हम 2020 में खड़े हैं और आज राम मंदिर बन रहा है। जो हमारे बाप दादे SC ST OBC के उस समय मंडल की लड़ाई को लड़ रहे थे, आज वो मंदिर की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मंदिर तो बन गया, लेकिन क्या 27% आरक्षण इस देश में ईमानदारी से मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, क्या वो सीटें फुलफिल हुई, क्या पूरी भरी गई? ये विचारणीय प्रश्न है। आज बीपी मंडल जी के जन्मदिन पर तमाम SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों को ये बात सोचनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में इस प्रकार से SC ST OBC को आज़ादी के 72 वर्ष के बाद में, चाहे तो SC ST का रिजर्वेशन हो, चाहे बीपी मंडल की सिफारिशों के बाद में, जो मंडल कमीशन लागू होने के बाद में बैकवर्ड का रिजर्वेशन हो, क्या वो भरा है? नहीं भरा। आज भी महज 15 से 14% OBC बड़ी मुश्किल से 30 साल से नौकरियों में पहुंचा है, और अब आने वाले समय पर उसकी भी दिन प्रतिदिन संख्या कम होने की आशंका है। अब ये तमाम बैकवर्ड को सोचना चाहिए आज बीपी मंडल जी के जन्मदिन पर कि हम बीपी मंडल जी का जन्मदिन मनाएं, अपने तमाम OBC नेताओं को पढ़ें और ख़ास तौर से मंडल कमीशन की सिफारिश को, रिपोर्ट को पढ़ें, तो हमारी ये समझ में आ जाएगा कि हमारी जो लड़ाई थी वो मंडल कमीशन को लागू कराने की थी। और मंडल कमीशन की अगर लागू ईमानदारी से हो जाता तो देश में 15 करोड़ OBC को नौकरी मिलती है। उस समय के अनुसार अगर एक आंकड़ा मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो 1.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलती, और 1.5 करोड़ नौकरियों का मतलब है कि एक आदमी जब नौकरी में जाता है तो उसके पीछे 10 लोगों की गरीबी दूर हो जाती है। 10 लोगों की गरीबी दूर होती तो मैं कहता हूं कि 15 करोड़ OBC इस देश का गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाता। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई ईमानदारी से नहीं लड़ी, मनुवादी ईमानदारी से अपने मंदिर की लड़ाई लड़े। उनका मंदिर बना, OBC जो कूद कूद करके ये कह रहा था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनने से आपका कितना भला होगा ये समय बताएगा, लेकिन अगर ईमानदारी से बीपी मंडल या मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती तो 15 करोड़ लोगों की, बैकवर्ड समाज की जो स्थिति है वो सुधर जाती और आप लोगों का जो जीवन है वो सुधर जाता। तो आइए बीपी मंडल साहब के जन्मदिन पर हम ये संकल्प लें कि तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है, वो चाहे बीपी मंडल हो, चाहे हमारे तमाम और OBC के नेता हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा हों, चाहे जगदेव बाबू हों, चाहे चौधरी महाराज सिंह भारती हों, चाहे मान्यवर साहब काशीराम हों, चाहे और वो लोग जिन्होंने संघर्ष किया है, लालू यादव हों, शरद यादव हों, वर्तमान में जो लोग सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लोग मैं कहूँ दूसरी भाषा में कि जो लोग परशुराम की मूर्ति नहीं लगा रहे हैं, वो तमाम बहुजन समाज के नेता जो बहुजन कैडर पे काम कर रहे हैं, उनको पढ़ेंगे, उनकी विचारधारा को आगे पहुँचाएँगे, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू होगी या ईमानदारी से जैसी भी जितनी भी लागू हुई है उसके हम लिए काम करेंगे। हमारी लड़ाई इस देश में समता, मैत्री, करुणा की है, बराबरी की है, और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई है, मंदिर की लड़ाई नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और आगे लोगों तक पहुंचाइए। बस चलते चलते आपको जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूलवाद।